देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, पर राजनीतिक लोगों को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनकी रोटी तो ऐसे ही बिगड़े हालात में सिकती है। थोड़ी थोड़ी देर हम समय निकालते हैं, समाचार कभी देखते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि लोग सभी लोग बात कर रहे हैं टेलीविज़न पर बैठकर। ऐसा लगता है जैसे प्राइमरी की क्लास चल रही हो, एक दूसरे के लिए बस्ता उठा करके फेंकने का काम करते हैं। विचित्र वातावरण बनता जा रहा है देश का। ऐसे विकट वातावरण में आर्य समाज अपना क्या काम करे, ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। मेरे पास ऐसी बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं, और जो सक्षम आर्य समाज हैं उनको कुछ काम करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा है और आर्य समाज राजपुरा पंजाब में मैं समझता हूँ एक अच्छे प्रकार की आर्य समाजों में गिनती है। और अगर एक नंबर कह दूँ पूरे पंजाब में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा चलने वाला आर्य समाज है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ योजनाओं पर काम करें, क्योंकि जो आर्य समाज हैं सक्षम हैं, वो आर्य समाज हैं, जिम्मेदारी से काम करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं हम, इसकी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एक चर्चा और आज उसी क्रम में आगे रखूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ये प्रश्न करता है, स्वामी जी आप राष्ट्र के बारे में क्या विचार करते हैं? महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि हम अपने राष्ट्र का गौरव फिर से लौटाना चाहते हैं। जरा बोलो एक बार, क्या कहा? राष्ट्र का गौरव फिर से लौटाना चाहते हैं। ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। तो ये बात समझ में कब आएगी कि ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? ये बात समझ में उस समय आएगी जब हम राष्ट्र का गौरव जानते हों कि हमारे राष्ट्र का गौरव कैसा रहा है। जो ये जानता है वो ऋषि दयानंद के मिशन को समझ सकता है, और जो ये नहीं जानता हम कैसे थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने भी महर्षि दयानंद जी महाराज से प्रेरणा पाकर के अनेक गीत लिखे, और उन्होंने एक बात कही, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। क्या थे हम, यह भी एक अद्भुत प्रश्न है, और इसको ठीक ठीक जान करके हम बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने के अनेक कारण होते हैं, उनमें से दो प्रमुख कारण हैं। एक तो हम कैसे थे, हमारा कितना बड़ा गौरव था, हमारे यहाँ अच्छाइयाँ क्या थीं, हम फिर से ऐसे ही बनने के लिए पुरुषार्थ करें। और एक दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है इतिहास सुनाने का, कि जो गलतियां इतिहास में पहले हो चुकी हैं ऐसी ही गलतियां फिर से ना हो। और आपने संभव है इन पिछले दिनों में ये अनुभव किया होगा कि जैसी गलतियां इतिहास में पहले हुई ऐसी ही गलतियां हमने अभी अभी की हैं, बहुत ढेर सारी गलतियां। और जो इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, वह ज़्यादा दिन ठीक से नहीं रहते हैं। मैं आज आपको भारत का गौरवशाली अतीत दर्शन कराऊंगा, उससे आप समझने का प्रयत्न करना कि ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं।
मैंने आपको पहले दिन चर्चा आरंभ की थी तो मैंने बीच बीच में ये कहा था, मैं आपसे पूछूंगा कि हमने ऋषि दयानंद को कितना समझा है। और आज आप फिर एक चर्चा और सुन रहे हैं और आज मैं पूछूंगा आपसे कि हमने ऋषि दयानंद को कितना समझा है। फिर आप मुझे बताइएगा कि हमने ठीक से समझा है या अभी और समझना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने पूना में प्रवचन दिए, बहुत जगह प्रवचन दिए, लेकिन पूना के प्रवचनों में से कुछ प्रवचनों को लिख लिया गया। अच्छा, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी रिकॉर्डिंग हो जाए, हर्षित जी को बुला ले रिकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा नहीं था पहले। अच्छा, माइक नहीं था, रिकॉर्डिंग की बात क्या करें, बिना माइक के कार्यक्रम होता था। अब आप एक तरफ बैठे हैं सारे लोग, उस समय तो कई बार चारों तरफ बैठते थे, क्योंकि आवाज़ बराबर जहाँ तक जा सकती है वहाँ बैठ जाएंगे। तो कुछ लोगों ने विचार किया कि स्वामी जी के व्याख्यानों को क्यों न लिख लिया जाए। तो 2-3 लेखकों को बिठा दिया गया कि भाई लिखो। आपने अभी भी देखा होगा, अब थोड़ा कम हो गया है जब से रिकॉर्डिंग आई है, नहीं तो कल्याणी जी भजन गा रही हैं, माताएं लिख रही हैं। माताएं भजन लिख देती थी, इतनी एक्सपर्ट होती नहीं। आपके यहाँ भी हुआ होगा ऐसा, सारे के सारे भजन लिख लेते। तो महर्षि दयानंद जी महाराज के व्याख्यानों को भी लिखा गया, फिर उनको सही से संशोधित करके छपवा दिया गया। आजकल वह पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होते हैं व्याख्यान। पुस्तिका का नाम है उपदेश मंजरी। क्या नाम है? आजकल मिलती है, आप लीजिए पढ़िए। ऋषि दयानंद के व्याख्यान ज्यों का त्यों लिखे हुए हैं। ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने वहाँ इतिहास परक बहुत चर्चाएं की, इतिहास का दर्शन कराया। भारत देश के साथ यह भी दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सही इतिहास सुनाया नहीं जाता है, और अगर सही इतिहास सुनाया जाता तो भारत देश में अकबर महान प्रसिद्ध नहीं होता। कमाल की बात यह है कि अकबर को महान बताया जा रहा है इतिहास में बार बार। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अकबर से लड़ने वाला भारत का कौन राजा था? जोर से बोलो। तो महाराणा प्रताप को क्या कहोगे आप? दो विरोध लड़ने वाले लोग हैं, अगर आप अकबर को महान बता रहे हैं तो महाराणा प्रताप गलत लड़े होंगे फिर महान आदमी से। अरे महाराणा प्रताप इतने देवता, इतने महान पुरुष थे, अरे अकबर तो उनके पैर धो दिए जाए ना, उसके बराबर भी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन भारत देश है ये, यहाँ कुछ भी बोला जा सकता है। महाराणा प्रताप की महानता सुनते सुनते आपको यहाँ अभी अभी ऐसा लगेगा कि जैसे महाराणा प्रताप हमारे सामने खड़े हैं, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। भारत देश में पढ़ाया गया, सिद्ध हो गया, जो जीता सोई सिकंदर है। कमाल, भारत देश में चल रहा है, जो जीता सोई सिकंदर। अरे जो जीता सोई सिकंदर नहीं है। हमारे यहाँ एक राजा पौरुष नाम का राजा था, उसने सिकंदर को हरा दिया था और ये कह दिया था, लिखवा लिया था, लिखवा लिया, ऐसे लिखवा लिया कि मैं भारत में युद्ध की मंशा से कभी नहीं आऊंगा। नाक रगड़ वाली उसे नाक रगड़। और कमाल है, भारत देश में ऐसा भी चल रहा है। इसीलिए आर्य समाज ने इतिहास के विषय में बहुत कुछ प्रचार किया है कि सत्य इतिहास भी जानो। क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्रांतिकारियों का इतिहास बताया नहीं जा रहा है। ये महर्षि दयानंद जी महाराज की कृपा हुई कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में राजाओं का इतिहास लिखा भी है। वर्ष और तिथियों के आधार पर लिख दिया है कि यहां यहां तक इतने राजाओं का राज्य हुआ। भारत देश के क्षत्रिय राजाओं का वर्णन ऋषि दयानंद ने किया है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज भारत का गौरव बता रहे हैं। उन्होंने कहा
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वयं सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जरा ध्यान देना, पृथिव्याम सर्वमानवा, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते थे वे सारे के सारे भारत के अग्रजन्मना आचार्यों के, गुरुओं के चरणों में बैठकर अपने चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, फिर अपने देश और क्षेत्र विशेष को संभाला करते थे। यह है भारत का गौरव। आपने ये श्लोक पहले भी सुना होगा, महाराज मनु का है, लेकिन आज आप मेरे साथ साथ इसका चिंतन करिए। मैं क्या देख रहा हूं इस श्लोक में वो आपको दिखाना चाहता हूं, फिर आप आनंद लीजिएगा। इस श्लोक को ठीक से समझना है तो उस समय समझ में आएगा जब भारत के आचार्यों का आप ज्ञान का स्तर आकलन कर लेंगे। हमारे भारत देश के आचार्य कितने विद्वान होते थे ये आज आपको देखना है। इसको कैसे देखना है, कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपके आसपास 100-200 मीटर के एरिया में जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां लगी हुई हैं उन सब के आप लोग नाम जानते हैं, हां या ना? जोर से बोलो। नहीं जानते। आप उनके नाम नहीं जानते और आप अब उनका बौद्धिक स्तर आकलन करो जिन्होंने इनके नाम लिखे। इन पेड़ पौधों के जिन्होंने नाम बताए। अच्छा, एक श्लोक और पढ़ लो आप, फिर आपको लगेगा और क्या क्या बताया। उन्होंने कहा सर्वेषां तु नामानि, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देव एवादो पृथक संस्थाश निर्ममे। भारत के आचार्यों ने हमें सारे पदार्थों के नाम बताए, सारे पदार्थों के, सर्वेषां तु नामानि। आज आप जिन जिन पदार्थों को प्रयोग करते हैं, चाहे वह लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है या अन्य धातु हैं, जीवनोपयोगी आपके रसोई घर में जो सामान है, या अग्नि है, जल है, वायु, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, वन, पहाड़, नदियां, आप जितने पदार्थों का प्रयोग करते हैं नाम, इन सारे के सारे नामों ने आचार्यों ने लिखा। कर्माणि च पृथक पृथक। और क्या बताया? अलग अलग कर्म। पिता का क्या काम है, माँ का क्या करना है, भाई बहन का क्या रोल है, अध्यापक को क्या करना है, किसान को क्या करना है, राजा का क्या कर्तव्य है। कर्माणि च पृथक पृथक। और संस्थाएं कितनी बनाई जा सकती हैं, अर्थात विभाग, डिपार्टमेंट कितने हो सकते हैं, कितने विभागों में काम किया जा सकता है, ये सारी की सारी जानकारी उन आचार्यों ने दी। आप तो बस यहाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि पदार्थों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, आप में से जो लोग पढ़े हैं वो लोग मेरा समर्थन कर सकते हैं। प्रयास ये करूंगा सबको समझ में आए। हम जब प्रयोगशाला में गए तो हमें बहुत दिन पढ़ाया गया, रोज प्रयोगशाला में जाना, रोज पढ़ना। एक दिन परीक्षा हुई, एक पुड़िया दे दी हमें और उस पुड़िया में एक सफ़ेद पदार्थ था और कहा जांच करके लाओ क्या है। अच्छा, कैसे जांच करें? वहाँ पर हिदायत दी जाती है रासायनिक प्रयोगशाला में,
आप इसे छू नहीं सकते, आप इस पदार्थ को छू नहीं सकते। चखने की तो बात क्या कहें, क्योंकि बड़े बड़े खतरनाक पदार्थ होते हैं, छूने से भी आदमी तत्काल मर सकता है। और कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चखकर आदमी ने नहीं बताया टेस्ट कैसा है। इसीलिए पहले ये हिदायत दी जाती है, आप छुएंगे नहीं किसी पदार्थ को। पूरी प्रयोगशाला में बिना जानकारी के आप कोई पदार्थ टच नहीं करेंगे। फिर कैसे करें, तो तरीका हमें बताया जाता है, फिर उसी आधार पर करते हैं। एक परख नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में से किसी आधार से, कागज के टुकड़े से या चम्मच से, उसमें से श्वेत पदार्थ थोड़ा सा उस परख नली में डाल लेते हैं। और परख नली में डालकर फिर उसमें एसिड आदि डालते हैं, और फिर उसकी क्रिया को ठीक से देखते हैं। क्यों जी, यही क्रिया है, कोई और है? क्यों, रासायनिक विज्ञान कुछ ने तो पढ़ा होगा, कुछ तो गवाही दे दो मेरी। हाँ ठीक बात है, क्योंकि कई बार मैं जब साइंस की बात करता हूँ सोचते कि इन्होंने साइंस भी पढ़ी है क्या। हाँ, साइंस भी मैंने पढ़ी, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बिना साइंस पढ़े कैसे पता चलेगा, जो प्रयोगशाला में गया ही नहीं कभी। प्यारे बंधुओं, फिर उसके अंदर देखते हैं ये कलर चेंज तो नहीं कर रहा है, ये देखते हैं बुदबुदा तो नहीं दे रहा है, और अगर इसमें से गंध निकल रही है तो कैसी निकल रही है। उस आधार पर कई बार प्रयोग करने के बाद हम लिखते हैं ये इसका नाम है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक एक पदार्थ के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, एक एक पदार्थ की जांच करने में कितना समय लगाया होगा। और सुनो बड़े कमाल की बात, उन्होंने केवल पेड़ों के नाम ही नहीं लिखे, बल्कि ये भी बताया ये पेड़ किस काम आता है, क्या क्या इसमें पदार्थ हैं, जड़ किस काम आती है, पत्तियां किस काम आती हैं, फूल किस काम आता है, फल किस काम आता है, कौन से मौसम में पैदा होता है। अब आप बताइए, ये जो जानकारी देना है यह छोटा काम है कि बहुत बड़ा काम है? कितना बड़ा काम है? बहुत बड़ा काम है। कितने बड़े विद्वान रहे होंगे वो लोग। अब आप ऋषि दयानंद जी महाराज के विषय को समझो, वो ऐसे ही विद्वान भारत देश में फिर से बनाना चाहते हैं। यह है ऋषि दयानंद जी महाराज का मिशन। मेरे भारत देश में, मेरे विदेश के बालक बालिका इतने बड़े विद्वान होने चाहिए। भारत देश ने सारे संसार को ऐसे ही थोड़ा ही पढ़ाया कि लोग आते हो चलो भाई भारत में पढ़े आएंगे। अरे यहाँ के विद्वान इतने ज्यादा विद्वान थे कि सारे संसार में उनके मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं होता था। इसीलिए यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर हर गांव में गुरुकुल होता था, और कुछ गांवों के अंतराल में बड़े विद्यालय होते थे, बड़े बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते थे। पूरे देश भर के अंदर विदेशों के हजारों बच्चे एक एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे। यह है भारत देश का गौरव। ऋषि दयानंद चाहते हैं भारत देश का गौरव ये फिर से लौटे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति का एक सुंदर व्यवस्था दी। देखो इस आधार पर बनेगा। कल मैंने एक नमूना आपको दिखाया था कि वैदिक गुरुकुलीय पद्धति कैसी थी। उस काल में विद्वान और चरित्रवान ही होते थे, और आज की पद्धति में आपको एक जानकारी और देता हूं। भारत देश के अंदर 5 तरह के एजुकेशन सिस्टम चले हैं। 5 शिक्षा पद्धतियां 5 चली हैं। इन 5 के इस समय तो आप नाम भर समझ लो, थोड़ा संकेत करूंगा। इन 5 में पाठ्यक्रम अलग अलग है, और आपको ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि हमारा व्यवहार हमारे पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। बोलो जरा, क्या हमारा व्यवहार हमारे सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। आप बच्चे को जो पाठ्यक्रम पढ़ा देंगे उसका व्यवहार ऐसा होगा। मेरी बात पहुंची आप तक? नहीं, अभी नहीं पहुंची।
एक दूसरा तरीका और सुनो, उससे पहुंचेगी। आप में से ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। मैं कंप्यूटर की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जैसे काम करता, मैं वो बताता हूँ। कंप्यूटर के काम करने का तरीका है, उसमें 3 चीज़ें हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यही बात है, कुछ और है? जोर से बोला करो, समर्थ इतनी तेजी से करो कि जो इस विषय में जानते नहीं उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले सारे लोग नहीं होते। कुछ लोगों को तो कंप्यूटर के बारे में अभी भी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और कमाल है, आदमी भी इसी व्यवस्था पर काम करता है। कंप्यूटर का काम करना और आदमी का काम करना एक जैसा है, इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं मैं। इनपुट किया जाएगा, उसके अंदर फिर प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा। आदमी का भी हाल यही है, पहले इनपुट होगा। इनपुट किसके साधन से होगा? कान से इनपुट होगा, कान से। इस समय मैं जो बोल रहा हूं, यह मेरा आउटपुट है और आपका इनपुट है। पहले कान से, आंख से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 इनपुट के साधन हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है साधन? कंप्यूटर में इनपुट कैसे किया जाए? उसमें नेट कनेक्ट नहीं है, अभी उसे तैयार कर रहे हैं, तो कैसे इनपुट किया जाए? उसके अंदर आपको कोई पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कोई हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी पहले से डेटा हो, या फिर आपको कोई सीडी लगानी पड़ेगी। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? माने कितने साधनों से आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट करेंगे। ऐसे ही आदमी के अंदर जो डाला जा रहा है, फिर बुद्धि के अंदर उसका प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आउटपुट होगा, उसका व्यवहार सामने निकल करके आएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत जो इनपुट होगा उसी के थ्रू आउटपुट होगा। और मैं से ऐसे भी कह सकता हूं, मेरे सामने अभी एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ये मेरे कितने काम आ सकता है? आपको उत्तर देना नहीं है, आपको उत्तर अपने मन में विचार लेना है। आप सोच लो कोई उत्तर। फिर से प्रश्न सुनो, उत्तर विचार लो। उत्तर देना नहीं है, उत्तर मैं दूंगा आपको। और अगर मेरे उत्तर से अलग कोई उत्तर हो तो आपको देना है, और वही हो तो कोई बात ही नहीं है। मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है, ये मेरे कितने काम आ सकता है, मैं कितना काम ले सकता हूं अभी अभी, तो इसका केवल एक उत्तर है, जितने काम के लिए इसे तैयार किया गया है। कोई और उत्तर है आपके पास? जोर से बोलो। केवल एक उत्तर, जितने काम के लिए इसको तैयार किया जाता है, मैं उतना काम कर सकता हूं। डॉक्टर के लिए जो कंप्यूटर तैयार कर दिया गया है, क्या अभी अभी वो इंजीनियर के काम आ सकता है? नहीं, पहले इंजीनियर वाले उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे, एप्लीकेशंस डाले जाएंगे, तब जाकर वो इंजीनियर के काम आएगा। अभी अभी वो केवल डॉक्टर के काम आएगा। जैसे कंप्यूटर को तैयार किया जाता है उससे काम लेने के लिए, ऐसे ही मनुष्य को तैयार किया जाता है उसका काम करने के लिए। और अगर आपने मनुष्य को तैयार नहीं किया है तो आप उससे वो काम नहीं ले सकते। वो अलग बात है। भारत का दुर्भाग्य है कि आज व्यक्ति को तैयार नहीं किया जाता है, एक्सीडेंटली तैयार होता है।
प्राचीन काल में मनुष्य को तैयार किया जाता था। प्राचीन काल में तैयार करने का सबसे सुंदर साधन गुरुकुल था, और परिवार से तैयार करके गुरुकुल दे दिया जाता था, और गुरुकुल उसके अंदर सारी की सारी ऐसी व्यवस्थाएं उपस्थित कर देता। सबसे पहले उसके अंदर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कारों की व्यवस्था ऐसा कर देता कि वो मनुष्य बन जाता। लेकिन आज का मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हमारे परिवार, हमारे शिक्षण संस्थान और हमारा समाज मनुष्य बनाने में सक्षम नहीं रह गया है। देखो क्या कह दिया मैंने। इसीलिए 5 तरह के पाठ्यक्रम बदले हैं यह भारत देश में। पहले वाला है वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, दूसरी है अवैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। गुरुकुल में 2 तरह का सिस्टम चला है, आज भी 2 तरह का चल रहा है। आर्य समाज के लोग वैदिक चला रहे हैं, पौराणिक लोग अवैदिक चला रहे हैं। इसको आर्ष कहते हैं, इसको अनार्ष कहते हैं। ये वेदों तक जाता है और ये केवल पुराणों तक रहता है। पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है। तीसरी शिक्षा पद्धति है बौद्ध शिक्षा पद्धति, चौथी है इस्लाम शिक्षा पद्धति, और 5वीं है आधुनिक शिक्षा पद्धति। वर्तमान में मेरा देश जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा है वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और भारत के विनाश के लिए बनाया गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इससे भारत का विकास कैसे हो सकता है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने गौरव भी बताया और गौरव को प्राप्त करने का तरीका भी बताया। यह है ऋषि दयानंद की विशेषता। वो केवल बता नहीं रहे कैसा होना चाहिए, बल्कि ये बता रहे ऐसे बनेगा। ऋषि दयानंद के पास वेदों से निकालकर सारी समस्याओं का समाधान है। वो अलग बात है कि समाधान दयानंद से पा लेते हैं, मोहर अपनी लगा देते हैं। समाधान दयानंद से पा लेते हैं और लोग मोहर अपनी लगा देते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि ये तो हमने तैयार किया है, जैसा कि आज़ादी के बारे में हो रहा है, जैसा स्वतंत्रता के बारे में हो रहा है। अरे महर्षि दयानंद जी महाराज ने नींव डाली थी स्वतंत्रता की, इतिहास साक्षी है। पुराने जितने भी लोग हैं उनसे पूछो, उनके इतिहास पढ़ो, तब पता चलेगा। लेकिन क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा है। हमारी अपनी कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। प्यारे बंधुओं, महर्षि दयानंद जी महाराज जो सिस्टम बता रहे हैं उस आधार पर कैसे बनेगा, उस आधार पर एक अच्छा मनुष्य बनेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है जरा ऐसे देखिए पहले, फिर मैं आपको लौटा कर वहीं ले चलूंगा, उसी काल में ले चलूंगा जो गौरवशाली है। लेकिन साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन करें वर्तमान कैसा है, हमारे घर क्या बना रहे हैं, हमारे घर हमारा क्या बना रहे हैं। तो हमारे घर हमारा हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, जैन बना, पारसी बना रहे हैं, यहूदी बना रहे हैं, लेकिन एक इंसान नहीं बना रहे। हमारे घर जो बना रहे वो सुनो पहले। जिस घर में बच्चा पैदा होता है जबरदस्ती उस घर के लोग उसे ही बना देते हैं। हिंदू के घर में पैदा होता है तो क्या बना देते हैं, हिंदू। वैसे लोगों ने बड़ी चिंता जाहिर की थी, न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। लेकिन यहाँ पर हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। हमारे विद्यालय क्या बना रहे हैं, हमारे विद्यालय बना रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, अध्यापक, IAS, PCS और पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक इंसान, जोर से बोलो, नहीं बना रहे हैं। अच्छा, हमारी सरकार क्या बना रही है,
हमारी सरकार बना रही है जाट, नाई, धीवर, गूंजर, पंडित, यादव, ये हमारी सरकार बना रही है। और सरकार तो मोहर लगाकर बना रही है, हाँ या ना? इंसान कौन बनाएगा फिर? पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि डॉक्टर और इंसान अलग अलग है या एक ही बात है? एक ही बात है? नहीं, डॉक्टर अलग बात है और इंसानियत अलग बात है। इंसानियत हर व्यक्ति के साथ लागू होती है। डॉक्टरी एक पढ़ाई है, उसे पढ़ लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, और अब डॉक्टर में इंसानियत है तो इंसान बनेगा, और अगर इंसानियत नहीं है तो वो केवल डॉक्टर रहेगा, वह इंसान नहीं कहलाएगा। मेरी बात पहुंची आप तक? एक डॉक्टर ऐसा भी है कि आपका चिकित्सा करता है और वह पूरा यत्न करके आपको स्वस्थ कर देता है, आपके साथ बेईमानी नहीं करता। लेकिन एक ऐसा भी है जो आपसे पैसा भी लेता है और आपके अंदर से किडनी भी चुरा लेता है। तब आप इनमें से इंसान किसको कहोगे? अगर डॉक्टर और इंसान एक ही बात होती तो दो तरह का व्यवहार कैसे होता? इंसानियत इनसे बिल्कुल अलग चीज है, और वो कब आएगी? जब आएगी जब इंसानियत का गुण होगा। मैं इंसानियत का गुण आपको बता देता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसकी परिभाषा लिखी। वैसे तो आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं, मैं अगर ये कहूं कि इंसान कौन है, इंसान कौन है, या वेद कहे इंसान मनुष्य बन जाओ, तो कुछ लोग यूं कहेंगे क्या बात करते हो, क्या हम आपको मनुष्य दिखाई नहीं देते? हाँ, अगर हम शरीर से मनुष्य होते तो संस्कृत के कवि को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एशाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, अरे ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सकल सूरत से मनुष्य हैं, लेकिन अगर मनुष्यता नहीं है तो फिर हम जंगली पशु जैसे ही हैं। अच्छा, मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं। एक नज़ारा देखो। भोजन होता है, अक्सर बड़ी बड़ी दावत होती हैं, और आजकल भोजन करने का सिस्टम बदल गया है। अब तो ऐसा होता है कि भोजन रख दिया जाए और खोल दिया जाए पशुओं को, चलो शुरू हो जाओ, ऐसा लगता है। लेकिन आज की आवश्यकता लगती है जितना इच्छा हो उतना खा लो, उसमें कोई ज़्यादा बुराई भी नहीं है। लोगों के पास अब समय नहीं है, सेवा करने का भाव नहीं है, इसीलिए सामान रख दिया, भाई खा लो। लेकिन आप उस नज़ारे को मेरी आंखों से देखो, मैंने तो कई बार देखा है, देखा तो आपने भी होगा, लेकिन अनुभव नहीं किया। आज अनुभव भी कर लो। सारा का सारा भोजन रखा है, टेबल लगी हुई हैं, भोजन रखा है, सबको कह दिया भोजन कर लो, और आप उस स्थान को भोजन करने के बाद सब चले गए हो। भोजन कर लिया, भोजन करके सब लोग चले गए, आप उस स्थान का फिर निरीक्षण करना आराम से। फिर आप मुझे बताना कैसा लगेगा आपको, इंसानों ने भोजन किया है या जंगली पशु घूम के गए हैं? जोर से बोलो। है जी, आवाज नहीं आ रही है? आप सोच रहे हो कहीं हमें तो नहीं कह रहे? ना ना ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे उस व्यवस्था को जानना चाह रहा हूं, कैसा लगता है? लोग अपने आप को ये कह रहे हम मनुष्य हैं और बड़े सभ्य हैं। हर नगर के ऊपर पहाड़ लगा दिए, कूड़े के पहाड़ बना दिए,
दिल्ली वालों ने नमूना बना दिया, पहले देखो भाई ऐसे बनाना। सबसे पहले किसने बनाया? दिल्ली वालों ने बनाया। और सारे देश के लोगों ने सोचा कि वाह बहुत बढ़िया नमूना दिया भाई, हमारे आगरा में भी बना। और उसको देखकर मुझे एक बात याद आई, ताजमहल बनाने वाले लोगों ने, आज के लोगों ने कहा ताजमहल बनाने वाले से, क्या तूने खाक ताजमहल बनाया, इतना तो कूड़ा इकट्ठा कर देंगे हम। हमारे आगरा में जो कूड़े का ढेर है वो ताजमहल से ऊंचा है। क्या कहेंगे आप इनको? इंसान, मनुष्य। आदमी जा रहा है, घर से निकलता है तो वह ऐसे निकलता है जैसे जंग पर जा रहा हूं, क्या लौटूंगा कि नहीं। ऐसे हालात मनुष्य बनाते हैं? नहीं। मनुष्यता की परिभाषा सुन लो आप, उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि भारत देश में नहीं पूरे विश्व में अगर शांति होगी तो केवल मनुष्यता से शांति होगी। क्या है मनुष्यता? तो बोलो मेरे साथ साथ, जैसा जैसा, जरा जोर से बोलो, जैसा जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना मानवता है। आपको एक सूत्र में मानवता का पाठ मिल गया, एक सूत्र में। ऋषि दयानंद कहते हैं मनुष्य उसी को कहना, सबको नहीं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। अभी पूरी नहीं हुई परिभाषा, ध्यान से सुनो। मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। अत्याचारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल का भी सम्मान करता रहे। अत्याचारी चाहे महासनाथ महाबलवान और चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो, उसके बल की हानि करता रहे, प्रयत्न करता रहे, चाहे उसमें उसे दारुण दुख चाहे मृत्यु तक क्यों न हो जाए। यह है मानवता। अत्याचार का विरोध करना और धर्माचरण का समर्थन करना यह मानवता है। धार्मिक व्यक्ति का सम्मान करना चाहे कमजोर है, अत्याचारी का विरोध करना यह मानवता है। आपने कभी कुत्तों को देखा होगा, जरूर देखा होगा। एक कुत्ता खड़ा है और एक कमजोर कुत्ता खड़ा है। तो जो कमजोर कुत्ता है ना, वो बलवान कुत्ता की आरती उतारता रहता है, लेकिन वो जो बलवान कुत्ता है ना, उससे भी एक बलवान आ गया तो फिर वो भी आरती उतारने लगता है उसकी। वहां कोई धर्म कर्म कोई नियम नहीं है, कौन सही कौन गलत। वहां तो एक ही फॉर्मूला है, जिसकी लाठी बस। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। और अगर मनुष्यों भी ऐसा है, ऋषि दयानंद कहते यदि आप बलवान से डरते हो और निर्बल को डराते हो तो आप भी पशुओं के बड़े भाई हो, और ज्यादा कुछ नहीं है हम। अगर हम बलवान से डरते हैं और निर्बल को डराते हैं तो हम भी उन जैसा ही व्यवहार पशुओं जैसा कर रहे हैं। अरे मनुष्यता तो यह है कि जो अत्याचारी है उससे नहीं डरना है, धर्मात्मा का आदर करना है। बल्कि इस समाज में सुंदर व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमें धार्मिक लोगों को इकट्ठे होकर एक स्वस्थ परंपरा को स्थापित करना है। यह है मानवता। अच्छा बोलो, विश्व में कभी शांति होगी तो किससे होगी? केवल और केवल मानवता से होगी। यह मानवता है। मेरी रक्षा होती रहे और मैं गर्दन काट दूं। एक उर्दू के कवि ने कहा, अरे चाहता है खैर अपनी, खैर शब्द
खैर माने सलामती, अपनी रक्षा। अरे चाहता है खैर अपनी काट गर्दन और की, ऐसी बातों से सजन मन को लगाना छोड़ दे और इस मुबारक पेट में कब्रें बनाना। कमाल कर दिया इस कवि ने। दूसरे की गर्दन पर छुरा चल रहा है और कह रहा है कि मैं बचा रहूं। मानवता यह है कि जैसे मुझे सुख दुख होता है तो आपको भी सुख दुख होता है। मैं चाहता हूं मेरा सम्मान हो, तो फिर मुझे किसने अधिकार दिया कि मैं आपका अपमान करूं? मैं चाहता हूं मुझे कोई अपशब्दों का प्रयोग ना करे, तो मुझे यह अधिकार किसने दिया कि मैं आपको गाली दूं? इसीलिए मानवता यह है, मननशील होकर यह विचार करना कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे जो चाहिए वही सारी दुनिया को चाहिए। मेरा सम्मान हो तो मुझे दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यह है मनुष्यता, और यह है आर्य समाज मानवतावादी संगठन है। यहाँ मनुष्यता का पाठ पढ़ाया जाता है। आर्य समाज के प्रवचनों से और वैदिक काल की व्यवस्थाओं से ही मानवता पोषित होगी, कभी मानवता स्थापित होगी, और जिस दिन स्थापित होगी उस दिन सारे संसार में शांति स्थापित होगी। और जब तक जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं रहेंगी, तब तक आतंकवाद पनपता रहेगा। ऋषि दयानंद फिर से उसी काल में ले जाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं हम फिर से वैदिक काल का गौरव लाना चाहते हैं, भारत देश का गौरव फिर से स्थापित हो। तो उन्होंने योग्यता के आधार पर बताया, चरित्र के आधार पर बताया। जरा ध्यान देना, भारत देश की योग्यता क्या है पहले ये देखो। भारत देश की योग्यता है कि भारत देश के अंदर इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हुए जिन्होंने सारे संसार को गणित पढ़ाया। एक गीत में गाया जाता है, जीरो दिया जीरो। अरे जीरो नहीं दिया, सारा गणित पढ़ाया। वेद से गिनतियां पढ़ाई गई सारे संसार को। यहां पर चिकित्सा इतनी अद्वितीय थी, चिकित्सा इतनी उत्तम थी। कई बार लोग कहते हैं जी आज एलोपैथी आ गई है, इसने ही चिकित्सा दी है भारत देश को ना। गलतफहमी हो गई, लोगों को गलत प्रचार किया गया और साजिश के तहत किया गया। अरे कोरोना काल में कुछ लोगों को समझ में आया कि आयुर्वेद भी कोई विशेष पद्धति है। आयुर्वेद बहुत ऊंची, पुरानी, सबसे पुरानी पद्धति है। इसमें खर्चा कम लगता था, चिकित्सा सही होती थी। और कैसी चिकित्सा थी? इसमें एक विभाग है जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। आजकल क्या कहते हैं उसको? आजकल सर्जरी कह देते हैं उसको। आजकल सर्जरी कह देते हैं, उस समय उसका नाम है शल्य चिकित्सा। वो ये समझते हैं एलोपैथी ने दिया ये। अरे नहीं, यहां एक राजा आया था, और राजा आया था युद्ध में, नाक कट गई उसकी, नाक कट गई। नाक को हाथ पर लेके जा रहा था, और आप जानते हैं नाक कटना कितना अपमान का विषय रहता है। रास्ते में जा रहा था, लोगों ने पूछ लिया, अरे तेरी नाक कैसे कट गई? तो झूठ बोलता है, वो कह रहा है कि मैं गिर पड़ा था, ठोपर लग गई मुझे, इसीलिए नाक कट गई। अच्छा, कोई बात नहीं, ठोपर लगी है तो ये सामने पास में गांव है, वहां चला जा, एक वैद्य जी रहते, तेरी नाक जोड़ देंगे। वो नाक जोड़ दी, अपने देश लौट गया। तो वहां लोगों से पूछता था कि भाई ये बताओ मेरी नाक कटी लग रही है तुम्हें? तो ये कहता नहीं तो, कि नहीं मेरी नाक कट गई थी और फिर जुड़वा के आया हूं। तो ये कहता तेरा दिमाग खराब हो गया है, कट के कैसे जुड़ जाएगी? यह है भारत देश का गौरव। चिकित्सा इतनी अद्वितीय थी यहां पर। यहां पर ज्ञान विज्ञान अद्वितीय, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देखो, आप गणित के क्षेत्र में देखो, यहां का अध्ययन इतना तेज रहा साइंस का कि इतना जितना खगोल अभी तक जान नहीं पाए, उससे पहले भारत के लोगों ने जान लिया। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? पृथ्वी कितनी बड़ी है? सूर्य के तरफ चारों चक्कर लगाने वाले ग्रह कितने हैं, कितने बड़े हैं, उनकी गति क्या है?
ये प्राचीन काल के भारत के आचार्यों ने लिख दिया। वर्तमान के वैज्ञानिक उसमें एक कौमा भर, एक बिंदु भर का अंतर नहीं कर पाए। हाँ या ना? यह है भारत का गौरव। भारत का गौरव यह है, विद्या के क्षेत्र में ही नहीं, परमेश्वर की भी बहुत बड़ी कृपा रही है। यहाँ परमात्मा ने जहाँ वेद का ज्ञान दिया, वहीं पर परमात्मा ने इस पृथ्वी को संभाल कर दिया कि देखो यहाँ पर आराम से जीवन जीने के सारे साधन हैं। तो आज हमें अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जब जन्म लिया पृथ्वी पर, वो तिब्बत में जन्म लेने के बाद उन्होंने आसपास के वातावरण को देखा और देखकर साधना की, और साधना के बाद उन लोगों ने तय किया कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छा भूभाग कोई है तो वह यह है जिसे तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा है और एक तरफ ऊंचे पहाड़ ने घेर रखा है, हम सब यही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम आर्यावर्त रखा। क्या रखा? आर्यावर्त। लोगों ने उल्टा प्रचार किया कालांतर में, और ज़्यादा पुराने समय नहीं, अभी, और विशेषकर अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने यह प्रचार किया कि ये आर्य बाहर से आए थे, ताकि भोली जनता ये न कहे कि तुम भी तो बाहर से आए हो, ये न कहे तुम बाहर से कैसे आ गए। इसीलिए उन्होंने झूठ प्रचार किया कि आर्य बाहर से आए थे, ताकि कोई हमें विदेशी ना कहे। आर्यों का ये स्थान है, इस भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, और उन्होंने पूरी तरह सुनिश्चित होकर सृष्टि के आरंभ काल में ही इसका नाम आर्यावर्त रखा, आर्यों के रहने का स्थान आवर्त। और यहाँ पर कैसा है प्रकृति? परमेश्वर की बड़ी कृपा है। इस पूरे भूभाग में यहाँ सारे के सारे अनाज पैदा होते हैं, सारे फल पैदा होते हैं, सारी सब्जियां पैदा होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर विश्व भर के अन्य देशों की भी जानकारी ली हो, तो क्या भारत जैसा प्रकृति संपन्न कोई और देश भी है? जरा जोर से बोलो। यह है परमात्मा की कृपा। और फिर दो काम हुए, यहाँ ज्ञान भी है, सामान भी है, तो फिर निर्माण शुरू कर दिया है। भारत देश में वो सब सामान बनता था जो भारत के नागरिकों के लिए उपयोगी होता था, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो मकान है, चाहे वो प्रयोग के सारे सामान हैं, वो सब बनते थे। इसीलिए भारत देश में विदेश का कोई सामान खरीदा नहीं जाता था, और सारे संसार के बाजार में भारत का सामान बेचा जाता था। भारत का सामान सारे विश्व के बाजार में बेचा जाता था, और विदेशियों ने लिखा कि जब भारत का सामान विश्व के बाजार में बेचा जाता था तो वहां से धन भारत में आता था। और चूंकि उस समय सिक्के सोने और चांदी के भी होते थे, तो सोना चांदी भारत में ऐसे इकट्ठा हो रहा था जैसे सारे संसार की नदियां बह बह करके समुद्र में चली जाती हैं। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का सोने की चिड़िया कहने का मतलब है, यहाँ पर धन संपदा इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपने घर में इकट्ठे धन को गिनते नहीं थे, तोल कर रखते थे, तोल कर। इतनी समृद्धि वाला भारत देश, यह है मेरे भारत का गौरवशाली अतीत। समय बहुत हो गया है, बंद कर दूं यही, या एक दो बात और बता दूं? ये तो आपके झेलने की बात है भैया, कि आप कितनी देर देख सकते हो। सुनो, एक दो बात और बताता हूँ, एक ही बात बताता हूँ, चलो शेष कल चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये चर्चाएं इतनी छोटी नहीं है, ये तो एपिसोड में सुनो आप। अभी लॉकडाउन लगा पिछले दिनों, परेशानी हुई? हाँ या ना? तो बोला करो ना, फिर ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
बहुत परेशानी हुई लोगों को। लेकिन मैं आपको भारत का दर्शन कराता हूँ जहाँ हर वर्ष प्राकृतिक लॉकडाउन लगता रहा 4 महीने के लिए। आप में से जो लोग गांव के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको ये बात समझ में आएगी। भारत देश के अंदर 4 महीने के लिए बरसात के दिनों में एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव नहीं जा सकता था। जाता नहीं था, जा ही नहीं सकता था। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बता पाएंगे। सारे रास्ते कच्चे होते थे, रास्ते खत्म हो जाते थे, बंद नहीं होते थे, पूरी तरह समाप्त। व्यक्ति को यही पता नहीं चलता था कि रास्ता कहाँ है और खेत कहाँ है। पानी ही पानी, जिधर देखो उधर पानी, दूर दूर तक पानी ही पानी। अब तो बस इतना अंदाजा लगाओ कि जब 4 महीने कोई कहीं नहीं जाएगा तो 4 महीने कैसे रहते होंगे, उनको परेशानी आती होगी, हाँ या ना? है जी? आज आप लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आई। क्योंकि वो पहले से इतनी तैयारी करके रखते थे। बरसात आ रही है, छतें ठीक कर लो भैया, छत ठीक कर दी। अपना छप्पर अगर घास फूस का भी बना हुआ उसे भी दुरुस्त कर लिया। अनाज घर में है ही, दूध घर में है, और क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो गांव में सब मिलेगा। इसीलिए आपने शायद सुना हो कि सारी जातियां हर गांव में हैं। बर्तन बनाने वाला भी गांव में है, कपड़ा बनाने वाला भी गांव में है, सोने चांदी का काम करने वाला गांव में है, बाल बनाने वाला गांव में है, चिकित्सा करने वाली दाई भी 2-4 गांव में है। आप कभी गांव के दर्शन करो जा करके। मैंने गांव, चूंकि मेरा जन्म गांव में हुआ है, मैंने बहुत अध्ययन किया गांव की व्यवस्थाओं का। और इस लॉकडाउन में अगर समस्या आई तो शहर के लोगों को आई, गांव के लोगों को। और सुनो, जो गांव से शहर आए थे उनको भी कमाई, क्योंकि वो कम संसाधनों में जी लेते हैं। पर शहर के लोगों को इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं को आई, क्योंकि सब घर में अब के ये बनाओ, अब के ये बनाओ, अब के ये बनाओ। मैं ठीक कह रहा हूं ना? गांव के लोगों को नहीं आई परेशानी। अच्छा बोलो हाँ या ना? ये उस काल का दर्शन करो जब मेरा पूरा देश का हर गांव स्वावलंबी था, हर गांव स्वावलंबी। और अब वर्तमान कैसा है? अब मेरा कोई शहर भी स्वावलंबी नहीं रह गया। हमारे घरों में विदेश का सामान भरा पड़ा है। हमारे बाथरूम में सबसे ज़्यादा सामान विदेश का, हमारे रसोई घर में सबसे ज़्यादा सामान, हमारे कपड़ों में सबसे ज़्यादा कपड़े विदेश के हैं, हमारे घर में सजावट का सामान सब विदेश का है। और यूँ कहते हैं भारत देश तरक्की नहीं कर रहा है। अरे सारा पैसा तो विदेश को दे दिया, तरक्की कहाँ से करेगा? दीपावली आप मना रहे हो, चाइना जेब भर रहा है। पागलपन नहीं है ये? आप होली मना रहे हो, रंग लगा रहे हो, चाइना जेब भर रहा है। भारत देश को स्वावलंबी बनाना है तो फिर से ऋषि दयानंद को समझना होगा। ऋषि दयानंद ने जहाँ स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वहाँ स्वदेशी का भी पाठ पढ़ाया। स्वदेशी आंदोलन ऋषि दयानंद की उपज है। वो अलग बात है, कालांतर में और लोगों ने अपने आप को आगे कर लिया। इसीलिए महर्षि दयानंद को समझो तो आपको समझ आ जाएगा
कि भारत देश कितना समृद्धशाली था, भारत देश के अंदर इतनी समृद्धि। लेकिन एक झलक और देखो, आपको पतन का कारण भी समझ में आ जाएगा। अंग्रेज आया, अंग्रेज आया था तब यहाँ दो बातें सुनो बस, यहाँ कोई गरीब नहीं था। जब अंग्रेज आया यहाँ कोई गरीब नहीं था, एक भी भिखारी नहीं था पूरे देश में, और एक भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। 97% शिक्षित लोग थे यहां पर जब अंग्रेज आया। लेकिन उसके भी दर्शन करते जाओ जब अंग्रेज चला गया। और अंग्रेज जब गया तो यहाँ लोगों के पास गेहूं की रोटी खाने को नहीं थी, लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं था। बारात में जाते थे ना तो कपड़ा मांग कर ले जाते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? आप मुझे बताते रहना, क्योंकि सबको नहीं है मालूम। ये जिनकी अवस्था 50-60 साल से ऊपर है उनको मालूम है बस। मैं ब्रज से आता हूं। आपका क्षेत्र दिल्ली से इधर वाला क्षेत्र है। अंग्रेजों से प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? कलकत्ता से दिल्ली सबसे ज्यादा। और उस जिस क्षेत्र में अंग्रेज ने प्रभाव किया वहां पर लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं रह गए। रोटी, गेहूं की रोटी उस समय बनती थी जब रिश्तेदार आता था। कई बार घर के लोग सोचते, बच्चे सोचते थे भाई आज गेहूं की रोटी जरूर मिल जाएगी। बेजर खाते थे, बेजर। मेरे क्षेत्र में मिक्स अनाज को बेजर कहते थे उस समय पर। उसमें चने ज़्यादा होते थे, मटर की मात्रा ज़्यादा होती थी, गेहूं की मात्रा नहीं होती थी। बाजरा होता था और अन्य जौ होता था बहुत मात्रा में। भारत देश का शिक्षा का माहौल कितना खराब हुआ। हजारों गांव ऐसे थे जब अंग्रेज चला गया, जब उस गांव में एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब डाकिया चिट्ठी लेकर आता था तो उससे यूं कहते, भैया इसे पढ़ के और सुना जा। और अगर उसके डाकिया के जाने के बाद फिर उसे जानना होता था तो किसी बड़े गांव में जाते थे। बड़े गांव में वहां 1-2 आदमी कोई पढ़ा लिखा मिलता था, वो चिट्ठी पढ़ के सुनाता था। अब आप अंदाजा लगाओ कि भारत देश कितना समृद्ध था और कितना निम्न स्तर का बन गया। इस दुर्दशा को ऋषि दयानंद ने देखा और ऋषि दयानंद ने चारों तरफ से वो प्रयोग किए जिससे भारत देश की दुर्दशा फिर से गौरव को प्राप्त करे। यह है ऋषि दयानंद की योजना। उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारा। अरे भारत को अंग्रेजों ने केवल आर्थिक रूप से ही नहीं लूटा, भारत देश को अंग्रेजों ने जहां आर्थिक रूप से लूटा वहीं उन्होंने सामाजिक रूप से लूटा, राजनीतिक रूप से लूटा, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से लूटा। भारत देश को चारों तरफ से ऐसा बना दिया पंगु जैसा। यहाँ के लोगों को तो यही बात बैठ गई थी, अब हम कभी आज़ाद ही नहीं हो सकते। 1857 की क्रांति से पहले लोगों को ये बात बैठ गई थी, अब हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। 1857 की क्रांति के बाद लोगों को समझ में आया कि अगर हम युद्ध करते रहे तो एक दिन आज़ाद जरूर हो जाएंगे। ये ऋषि दयानंद की प्रेरणा थी। ऋषि दयानंद की कृपा से देश आज़ाद हुआ। ये समृद्धि जितनी दिखाई दे रही है, जितनी पवित्रता, जितनी शांति है, वो ऋषि की कृपा से है। तो हम ऋषि को समझें और अपने मिशन पर आगे बढ़ें।